अब कई बार ये चर्चा आती है कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक क्यों हैं? डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का शिल्पकार कहाँ तक उचित है? इस बारे में भी काफ़ी बार चर्चा आती है। तो भई ये तो बात आप भी कहोगे कि सर ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि जब संविधान सभा पे अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और भी संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, उनका संविधान निर्माण में योगदान है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि संविधान निर्माण का इतना पवित्र काम था जिसको 284 सदस्यों की टीम ने मिलकर अंजाम दिया हो, और उनका श्रेय, उस काम का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को देना, अकेले को देना उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ विशेष तथ्य हैं जिनके आधार पर डॉक्टर अंबेडकर जी को हम संविधान का जनक या शिल्पकार कह सकते हैं। एक तो बात यह है कि हमारा जो संविधान है उसको सामाजिक न्याय का दस्तावेज बनाया है, इसका ये स्ट्रक्चर बनाया है कि किस प्रकार हमारा संविधान एक बिना क्रांति के माध्यम से समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना कर दे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के संविधान को आधुनिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय के आधार पर एक ढांचे का निर्माण किया है। हो सकता है अगर वो ये संविधान नहीं बनाते तब भी ये संविधान अच्छा बन सकता था, लेकिन वर्तमान में हमारे सामने जो संविधान है उस संविधान को सामाजिक न्याय, आधुनिक और लोकतंत्रात्मक मूल्यों पे आधारित गढ़ने का जो बहुत हद तक के प्रयास है वो डॉक्टर अंबेडकर जी का है। तो एक बात तो ये हुई कि अपने संविधान को इन्होंने सामाजिक न्याय का क्या दस्तावेज बनाया है। दूसरी बात है, जो अपनी संविधान सभा की सबसे एक बड़ी समितियों में एक थी जो कि प्रारूप समिति थी। अब प्रारूप समिति का काम ये था कि संविधान का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, लेकिन ये काम तो किया ही किया। उसके अलावा आप कह दोगे कि अपनी जो प्रारूप समिति है, केवल प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर जी को आप संविधान का जनक मान लेते हो? नहीं, प्रारूप समिति में भी 90% काम डॉक्टर अंबेडकर जी ने किए हैं। उसके अलावा इनके जो बहुत व्यवहारिक काम था प्रारूप समिति का, जिस प्रकार भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना हो, ये जो संविधान है इसकी कानूनी भाषा को निर्धारण करना हो, और जो आपको पता है लगभग 7,500 जो सुझाव आए थे पूरे भारतवर्ष से कि संविधान में ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, भारत की जनता से जो सुझाव मांगा गया था, उन 7,500 सुझावों को पढ़कर और उनमें जो चीज़ वास्तव में संशोधन करने लायक थी उन चीज़ों को संविधान में अडॉप्ट करना, ये काम डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया है। क्योंकि उस टाइम जो के एम मुंशी थे, कांग्रेस के सदस्य थे वो, तो खुद कहते हैं मैं कांग्रेस के कार्यों में बहुत बिजी था। उसी प्रकार 2 दक्षिण भारतीय सदस्य थे, वो भी, उनको दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त होती नहीं थी, इस वजह से वो बहुत संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का काम है वो बहुत कम किया है। एक सदस्य की जो डेथ हो गई थी और उस दौरान दूसरे सदस्य जो माधव राव थे, इनकी नियुक्ति करने में काफ़ी लंबा समय खर्च हो गया था। तो जो मोहम्मद सादुल्ला है या डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, इनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सो ये सब बातें हैं, और जो विभिन्न समितियां थी उनकी रिपोर्ट भी समेकित करना था, ये काम भी था। और जितने भी जो संविधान सभा में डिबेट हो रहे थे, उन डिबेट से प्राप्त जो जितने भी संशोधन थे उनको एक संविधान में पिरोना, ये सब कारण क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं, भारतीय संविधान के जनक हैं। और आपको पता है कि ये काम उन्होंने उस परिस्थिति में किया जब उनका स्वास्थ्य उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, उनका स्वास्थ्य जवाब दे दिया था। दूसरी बात और भी है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को जो दुनिया भर के संविधानों का जो तुलनात्मक नॉलेज था ना, वो बहुत ज़्यादा था। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी जो अमेरिका का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, जापान का संविधान है, इंग्लैंड का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इनका बहुत मतलब गहन अध्ययन उन्होंने कर रखा था। और उन्होंने एक चीज़, क्योंकि हमसे तो उन्होंने पहले संविधान बना लिया था, जैसे अमेरिका ने 1787 में संविधान बना लिया था, कनाडा ने भी पहले बना लिया था, ब्रिटेन का एक परंपरा के रूप में चले आ रहा था, लेकिन वो देख रखा था यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस प्रकार काम कर रहा है, जापान का संविधान कैसे काम कर रहा है। ये चीज़ें हमारे सामने थी कि हम कौन सी गलतियाँ नहीं करें। हमारे सामने ये चीज़ें थी, हमने देख लिया था कि हमारे से पहले बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखे थे संविधान बनाकर, तो हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है। तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करके भारत के संविधान में जो चीज़ें ली गई है तो वो बहुत ज़्यादा कारगर हैं। जिस प्रकार हमने किसी एक चीज़ का अनुसरण नहीं किया है,
कि हम केवल ब्रिटेन से लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत का संविधान है वो तो उधार का थैला है, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन सच्चाई जो संविधान को पढ़ता है, जो संविधान का विद्यार्थी है, उन सब चीज़ों को पता है कि सच्चाई इसके उल्ट है। क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी एक देश से वो चीज़ें लेने से हमने परहेज किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने खुद कहा है कि दुनिया भर की संविधानों से अच्छी चीज़ें ग्रहण करना, कहीं से भी अच्छी चीज़ ग्रहण करता हो उसमें बुराई नहीं है। आप नकल नहीं कर रहे हो, आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको ढाल रहे हो। जिस प्रकार हमने मौलिक अधिकार लिए हैं और प्रस्तावना की जो न्यायिक समीक्षा ली है वो अमेरिका से ले ली है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ले लिया है, उसके अलावा हमने संघीय ढांचा है वो कनाडा से ले लिया, जिसमें एक सशक्त केंद्र की स्थापना की है। आपको पता है भारत या किसी भी राष्ट्र में जब जब केंद्र कमज़ोर होता है तब जो छत्रप है या राज्य शक्तियाँ हैं वो पावरफुल हो जाती है। ऐसा भारत में भी हुआ था। जो मौर्य काल है, गुप्त काल के बाद में जो सेंटर पावर कमज़ोर हुई, उसके बाद में छत्रप बढ़ गए थे, उनकी शक्ति बढ़ गई थी। मुगल काल मजबूत था तब तक, तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो उनके नियंत्रण में थी, लेकिन जैसे ही मुगल काल में सेंटर कमज़ोर हुआ तो जो छत्रप है उनकी शक्तियाँ बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें पता थी अपने को कि भारत में एक भारत है, अखंड भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। हालांकि अपनी संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया नेहरू जी के समय, उनमें अवशिष्ट विषय राज्यों को देने की बात की गई थी। उसमें एक ऐसे संघ की स्थापना थी जिसमें राज्य मजबूत थे, लेकिन जो बाद में संविधान बना था अभी वर्तमान संविधान में, उसमें केंद्र को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि अपने को भारत को एक रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखो कितना ये जो आयरलैंड के संविधान से हमने 3 देशी तत्व लिए हैं, जिनके माध्यम से हम बोलते हैं कि सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, या फिर सामाजिक क्रांति के दस्तावेज है, या फिर सारी बातें होती है कि बिना आपको कोई क्रांति किए बिना आपके समाज में चेंज हो रहा है। देखो आप भारतीय समाज पिछले 80 साल में कितना चेंज हुआ है बिना कोई क्रांति के, केवल संवैधानिक साधनों के माध्यम से। क्योंकि कोई भी सरकार आएगी वो नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। भाई कौन सी सरकार ऐसी होगी जो नौकरी नहीं देगी, गरीबों की कल्याण की जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम नहीं करेगी, बुजुर्गों के लिए काम नहीं करेगी, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं देगी। कौन सी सरकार ऐसी? कोई भी सरकार नहीं होगी ऐसी, क्योंकि उनको हर सरकार को पता है कि यदि ये काम मैंने नहीं किए तो आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। तो कितना सुंदर संविधान है, मैं कहूँगा भारत का संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, जिसमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी क्रांति की, और ऑटोमेटिकली क्या समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, केवल वो संविधान के प्रावधान है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक ऐसा सुंदर संविधान दस्तावेज तैयार किया है जिसमें बिना किसी क्रांति के अपने संविधान में क्या समाज में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी कि सामाजिक न्याय और समानता का सबसे बड़ा स्वर है भारत का संविधान, कि ये सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी भी करता है और लोगों को समानता के साथ आगे बढ़ने के अवसर भी देता है। क्योंकि आप सभी को पता है जो उस टाइम भारत में दलित थे, वंचित थे, या फिर श्रमिक और महिलाएं हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी और उनको आगे बढ़ाने, उनको विशेष प्रोटेक्शन दिए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो भारत का संविधान है उनके लिए कितने अच्छे प्रावधान कर रहा है कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, आज गरिमा के साथ जीवन जी रहे हैं, उनको भी सामाजिक समानता भाई चीज़ें हो रही है। संविधान एक आपका माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हो। सब चीज़ें हमारे संविधान के मैं 2-3 उदाहरण दूँ तो आप अनुच्छेद 15 है, 15 में सरकार भेदभाव करेगी नहीं करेगी, वही जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर सरकार तो भेदभाव नहीं करेगी। इसके साथ साथ व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को भी मना किया गया है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। तो कितना सुंदर प्रावधान है। हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 17 है उसमें स्पष्ट रूप से छुआछूत है उसका निषेध किया गया है। तो ये सब चीज़ें अपने को दिखाती है कि किस प्रकार भारत का संविधान क्या है, इतना विस्तृत अच्छा संविधान है, ठीक है। उसके अलावा हमने अनुच्छेद 14 जो है इसमें जो कानून का समान संरक्षण रखा है, तो इसमें हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो इतना अच्छा प्रावधान है, वरना तो नेगेटिव हो जाता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसी हुई है। उसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज़ और भी कही थी
कि अब जब भारत में संविधान लागू हो जाएगा उस समय हम राजनीतिक जीवन में एक वोट एक मूल्य के समान सिद्धांत का पालन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानता का पालन करेंगे और लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में समानता, सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता लंबे समय तक चलती रही तो हम एक ऐसे विखंडनकारी समाज बना देंगे जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। और वो चीज़ कहीं ना कहीं सही हो रही है। हमारी सरकारों ने प्रयास तो किया है, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए हैं जिसमें हम कह सकें कि हमने पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय को प्राप्त कर लिया। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी बोलते थे कि भाई पहले राजनीतिक लोकतंत्र या आज़ादी से पहले जरूरी है सामाजिक या आर्थिक आज़ादी या लोकतंत्र। वो बात सही भी है कि एक नेहरू जी का भी एक कथन है कि भूखे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। एक व्यक्ति भूखा है और उसको आप रोटी दिखाओगे और एक साइड में आप वोट के लिए बोलोगे तो वो आपको रोटी प्रेफर पहले करेगा, तो वो उस रोटी के बदले अपना वोट बेच देगा। तो इसीलिए भूखे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र के कोई मायने है नहीं। इसलिए सारी चीज़ें हैं कि भारत के संविधान में ये सारी चीज़ें की गई है कि एक तरफ राजनीतिक लोकतंत्र है, अपने समान मत का समान मूल्य है, दूसरी साइड में सरकार जो दुर्बल वर्ग है उनके कल्याण के लिए भी काम करेगी। ये सब चीज़ें हमने की है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में सशक्त और हमने एक शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना भी की है। ठीक है, क्योंकि अम्बेडकर जी ऐसा मानते थे कि संविधान तभी सुरक्षित रहेगा जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि विधायिका और कार्यपालिका, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ विधायिका में से ही कार्यपालिका निकल कर आती है। विधायिका और कार्यपालिका मिलकर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये दोनों मिली हुई है, जो दोनों जॉइंट वेंचर के रूप में काम कर। हालांकि एक दूसरे पे अंकुश भी है थोड़ा बहुत, लेकिन यदि न्यायपालिका इनके साथ मिल जाए तो संविधान को कभी बदल सकते हैं। संविधान में कभी मनमर्जी चेंज कर सकती है सरकार। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना, एक संघात्मक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। और भारत के न्यायपालिका दुनिया भर में अमेरिका की तरह, अमेरिका के बाद में सबसे शक्तिशाली कोई न्यायपालिका है वो भारत की है। क्योंकि भारत की न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि अपनी संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। केवल ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती है। यदि संसद ने कोई कानून ऐसा बनाया है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, उनको शून्य घोषित कर देगा। उसके अलावा यदि इन्होंने जो कानून बनाने के दौरान प्रक्रिया अपनाई है वो संविधान सम्मत नहीं है तो शून्य घोषित कर देगा। तो हमारी न्यायपालिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उस स्थिति में है कि वो संविधान की संरक्षक है। वो एक वॉचमैन की तरह है। वो देखती है कि संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, प्रत्येक अंग अपने अपने सीमा में रहते हुए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए और जो भी अंग उल्लंघन कर रहा है उनको सीमाओं में रखने के लिए न्यायपालिका तत्पर है। इससे हमारी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका भी नियंत्रण रख पाती है। और आपको पता है कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करती है अपनी न्यायपालिका। तो कितना सुंदर मिश्रण किया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका के द्वारा देश का ये कई बार बोलते हैं कि हमारा देश का संविधान आज यदि प्रभावी रूप में है तो हमारी न्यायपालिका को भी उसका श्रेय जाता है। क्योंकि किस प्रकार आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था उसमें पहले संशोधन से लेकर केशवानंद भारती केस था, वहाँ तक लगभग 24-25 संशोधन और फिर आगे 42वां संशोधन भी देखते हैं। किस प्रकार सरकार है उनकी मंशा थी कि हम ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, तो किस प्रकार न्यायपालिका ने संविधान के एक रक्षक के रूप में भूमिका निभाई है। हालांकि ये एक अलग बहस का मुद्दा है कि हमारी न्यायपालिका कुछ जगह सरकारों ने ऐसा भी कहा है न्यायपालिका रूढ़िवादी तरीका अपना रही है, क्योंकि हम समाज में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं जबकि न्यायपालिका है वो पुरानी व्यवस्था का संरक्षण कर रही है। सब चीज़ें आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि आज जो भारत का संविधान है उस संविधान में हमारी न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर बनाया है संविधान निर्माताओं ने, उसकी ही ये बदौलत अपनी न्यायपालिका प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। क्योंकि आपको पता है हमारे जजों की नियुक्ति करने में भी अभी कॉलेजियम सिस्टम आ गया, तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से केंद्र सरकार की थोड़ी बहुत नगण्य भूमिका है। उसके अलावा हमारे जजों की नियुक्ति के बाद में
भारत की संचित निधि से पैसा मिलता है, उनको कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन बनाई है संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि पता है कि जज को अगर जे पद का की असुरक्षा होगी तो कुछ भी भाई सही से न्याय करना संभव नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने इतनी कठिन प्रक्रिया अपनाई है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को हटाया नहीं गया। ये हमारी संविधान की पावर है और ये न्यायपालिका की पावर है। उसके अलावा हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूत नींव भी रखी है। और इस बारे में मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को बोलूँगा कि भाई अम्बेडकर जी वास्तव में इन्होंने सूझबूझ से सारी चीज़ें की है। कि अब कई लोग ऐसे अब भारत में अपनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, लेकिन आजकल एक बहस चलती है कि भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होनी चाहिए थी, संसदीय व्यवस्था तो अंग्रेजों की नकल कर ली है, वो कर ली है। अरे चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार के किसी भी अंग पे एक दूसरे का नियंत्रण बहुत कम रहता है। जो राष्ट्रपति शासन और राष्ट्र का प्रमुख होता है उस पर नियंत्रण बहुत कम कम रहता है। तो भारत जैसे देश में राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना बहुत है, जबकि संसदीय व्यवस्था में जिम्मेदारी एक उत्तरदायी पूर्ण मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जो बार बार संसद के सामने जाता है, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बार बार चुनावों के माध्यम से जनता के बीच में जाना पड़ता है। वहाँ पर तो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसके बाद में 4 साल तक कोई आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति को, क्यों? लेकिन संसदीय व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायीपूर्ण है, ज़्यादा जवाबदेही है शासन व्यवस्था है। और भारतीय लोगों को लंबे समय से इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज भी थी, क्योंकि हमारी ये व्यवस्था प्रचलित में आ गई थी। इस वजह से संसदीय व्यवस्था बेहतर है। आज भी भारत के लोगों में यदि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रही है तो संसदीय व्यवस्था ही है। और इसके साथ हमने राष्ट्रपति को जो वास्तविक पावर है वो नहीं दी है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा ही था कि भाई राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति तो एज ए राजा की तरह काम करेगा, वो तो एक संवैधानिक प्रमुख मात्र है। सारा काम जो जनता में शक्ति होती है, लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है, लोगों का तंत्र, तो जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, वो सरकार काम करेगी सारा। तो राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर देने से ये शक्ति का जो संघर्ष होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, ये पैदा करने का कोई औचित्य है नहीं। इस वजह से उनको इतना ज़्यादा चीज़ दी नहीं। और इस बारे में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की ये जो संविधान का ढांचा है उसको व्यवहारिक और स्थिर बनाने में अम्बेडकर की बौद्धिक भूमिका अग्रणी रही है। सो हम कह सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के क्या है, जनक हैं। और डॉक्टर ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने तो ऐसा बोला भी है कि मैंने 3 वर्षों में कोई सबसे अच्छा काम किया है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करना। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को जैसे ही मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, उसके बाद में अगले 2-2.5 साल तक संविधान सभा को कैसे चलाया है, कैसे काम हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला। एक दक्ष पायलट की, स्किल पायलट की भांति उन्होंने संविधान सभा को दिशा दी है। तो ये इनकी प्रशंसा है। इस आधार पे उनको ये बना देती है सारी चीज़ें। क्योंकि आपको पता है एच वी कामत हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने ये बात भी बोली है कि डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो संविधान सभा के, मैं मानता हूँ एच वी कामत ऐसा कहते हैं अपनी किताब में कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के जनक ही नहीं बल्कि जननी भी है। तो ये सब चीज़ें उनके जो साथ काम करने वाले लोगों ने देखी है, तो वो सब चीज़ें भी है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान का भाग 4 है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो 16 नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन तत्वों में भारत के संविधान को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया गया है। किस प्रकार? उनको पता था इस बात का कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र व्यक्ति को कारण देते हैं। यदि समाज में लोकतंत्र होगा, आर्थिक रूप से व्यक्ति सशक्त होगा और इस राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उसको संविधान में उसका विश्वास बढ़ जाता है। उसको पता चलता है कि यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इस संविधान की बदौलत, मुझे यदि गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है इस संविधान की बदौलत, मुझे यदि शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल रहा है इस संविधान की बदौलत, मुझे मेरी सरकार यदि आर्थिक सहायता कर रही है इस संविधान की बदौलत, यदि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है इस संविधान की बदौलत। तो एक संविधान का बहुत बड़ा जनता का बहुत बड़ा हिस्सा संविधान को एक सम्मान की नज़र से देखता है। वो कब देखता है? जब इनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। तो ये सब चीज़ें
नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी सरकार है, डॉक्टर अम्बेडकर जी खुद कहते हैं, कोई भी सरकार आएगी वो जनता की अनदेखी नहीं कर सकती है, जिसमें सारी चीज़ें आती है। तो अर्थात जो कल्याणकर राज्य की अवधारणा है ये नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से उन्होंने लागू की है। उसके अलावा अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ भारतीय संविधान में, इससे पहले महिलाओं को, आपको पता है कि भारत की महिलाएं सदियों से एक चार दीवारी के भीतर ही सीमित करके रखी गई थी, या फिर जो भी व्यवस्थाएं थी। तो ये जो संविधान है इसने महिलाओं को पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, देश की आधी आबादी है इसको पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए एक ऐसा अवसर दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारी महिलाएं, देश की महिलाएं हैं वो कहाँ कहाँ जा रही है। हर जगह वो प्रधानमंत्री भी बनी है, वो राष्ट्रपति भी बनी है, वो पायलट, साइंटिस्ट के किस क्षेत्र में काम, हर क्षेत्र में काम करे, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में ये सब चीज़ें। तो उनको संपत्ति का अधिकार भी मिला है, पुरुषों के बराबर समान अवसर भी मिला है, और जैसे और भी बहुत विवाह और तलाक से जुड़े हुए कुछ अधिकार उनको मिले हैं। तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा हम बात करते हैं कि उन्होंने जो 26 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था संविधान सभा में, उन्होंने एक भाषण दिया था, उनका एक फेमस डायलॉग है कि भारत का संविधान, ये संविधान है कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये बेकार हो जाएगा। और भारत का संविधान कितना भी बुरा हो, आने वाली पीढ़ियाँ यदि अच्छी होगी तो उस बुरे से बुरे संविधान को भी क्या कर लेगी, अच्छा बना लेगी। तो ये स्टेटमेंट वास्तव में एक, देखते हैं रियल लाइफ में, देखते हैं कई बार हम बोलते हैं कि इस फलां व्यक्ति को जीवन में विरासत में बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला था, लेकिन उसने बहुत अच्छा कर लिया। और एक व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिला, उसके बावजूद उसने सब कुछ गंवा दिया। तो वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। और ये हमारी संविधान सभा थी, वहाँ पर वो समझदार लोग थे, वो देवदूत से कम नहीं थे। उनको सब चीज़ों को पता था कि हमें एक ऐसा संविधान देना है लोगों को जो अपनी समय की परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकते, चेंजेस कर सकें। तो भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार लचीला भी है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद में परिवर्तन करने की क्षमता लिए हुए भी है, क्योंकि बिना क्षमता की चीज़ें ऐसी हो नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये लोगों को चेतावनी भी दी थी। अब ये सारी बातें है ही है कि उन्होंने वैज्ञानिक, तार्किक और आधुनिक, और फिर मैं कहूँ सामाजिक न्याय पर आधारित एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है, जो संविधान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इसी संविधान की बदौलत हमारा जो देश है वो 75 वर्षों से पूरे एक एकता के स्तर में बंधा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब उन्होंने ये सब बातें कही थी कि ये लागू करने वाले से हमें लोगों पे डिपेंड होगा ही होगा। उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि भारत का संविधान या फिर हमारी व्यवस्था, जो 75% वो आबादी जो हमें सदियों से दबी हुई है, जिनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है, उनको अगर अवसर नहीं देगी तो उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं रहेगा कि वो भारत के संविधान को सम्मान की दृष्टि से देखें। तो हमारी सरकारों को या फिर हमारी शासन व्यवस्था को सबसे ज़रूरी है कि जो निचले तबके हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का, व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से, ताकि क्या कर सकें, वो अपना विकास कर सकें, इस संविधान को क्या कर सकें, इस संविधान को अंगीकार कर सकें। तो इस प्रकार हम सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब सामाजिक और आर्थिक रूप से हम एक दिशा में नहीं चल पाएंगे तो ये संविधान ज़्यादा दिन, ये व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि पता है भारत में सामाजिक क्रांति समानता और न्याय की दिशा तय करती है। हाँ, ये सारी बातें थी संविधान पर। उसके बाद में हम बात करते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे 3 खतरों से आगाह किया था कि ये 3 खतरे हैं जो भारतीय राजनीति पर, यदि आने वाली पीढ़ियों ने इन खतरों से वो सतर्क नहीं रहे तो आने वाले समय में लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकते हैं। नंबर 1, हीरो वर्शिप। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना भी महान हो चाहिए, लेकिन जनता को उसको इतना महान नहीं मानना चाहिए, अर्थात बोल सकते हैं कि नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में यदि व्यक्ति पूजा होती है, नायक पूजा होती है, कोई किसी व्यक्ति की अंधभक्ति होती है, वो व्यक्ति को इतना लोकतंत्र को कमज़ोर कर देती है। फिर वो भाई वही है ना, कितना ही करे, लेकिन अपने सर की पगड़ी है वो किसी के पैरों में रखना, तो और बिना सोचे समझे, तो कहीं ना कहीं सोचनी है तो आदमी को तार्किक होने से रोकती है। नंबर 1,
भारतीय राजनीति में जो न्यायिक पूजा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो गांधी जी वाली जो संघर्ष का रास्ता था, सड़क का संघर्ष, कि हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, ये करेंगे, ये आज़ादी दिलाने के लिए तो ठीक था, ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए तो सही था। लेकिन अब हमारे देश में हमारी सरकार होगी, हमारा ही शासन होगा, जनता का शासन होगा, तो हमारे पास संवैधानिक साधन ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो इस सड़क से संघर्ष का रास्ता अपने को छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे ये तो एक अंतिम हथियार होता है जब संवैधानिक साधन फेल हो जाएं। ऐसी स्थिति में अपने को उन तरीकों को छोड़कर संवैधानिक माध्यम से अपने को क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सड़क का संघर्ष है ये स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसको ये संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करता है और इससे लोकतंत्र क्या संकट में आता है। तीसरी बात, एक नंबर हीरो वर्शिप वाली, दूसरी जो सड़क का संघर्ष है इसके बजाय संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना। तीसरी बात ये थी कि स्वतंत्रता हमने बहुत मुश्किल से प्राप्त की है। भारत के लोगों ने ये इतने लंबे समय से संघर्ष करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। यदि ये स्वतंत्रता हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहे तो ये हम खो देंगे, क्योंकि उनके संरक्षण में असफल रहेंगे तो खोने में हमेशा जोखिम रहेगा। तो ये 3 कारण थे कि नागरिकों को हमेशा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, हीरो वर्शिप से दूर रहना चाहिए, और जो असंवैधानिक साधन है क्रांति के या फिर संघर्ष के असंवैधानिक साधन है, तोड़ फोड़ करना, हिंसा वगैरह, इन सब से अपने को दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सब किसी भी समाज के कल्याण में साधक हो नहीं सकते। दूसरी बात इन्होंने ये भी बोला है कि हमारा केंद्र जरूर मजबूत है, हमने केंद्र को मजबूत बनाया भारत को एक रखने के लिए, लेकिन ये केवल और केवल अस्थायी परिस्थितियों की मांग है, क्योंकि जब देश में बाह्य संकट आ जाए या कुछ ऐसा संकट आ जाए जिसमें केंद्र को मजबूत होना चाहिए, वहाँ पर केंद्र अपनी शक्तियों को सेंट्रलाइज कर सकती है। लेकिन सामान्य काल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघीय इकाइयाँ हैं अपनी, उनको उनके अधिकार देने से ही एक प्रभावी संघवाद स्थापित हो सकता है, वरना वही एकात्मक सा यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा और यहाँ तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। अम्बेडकर जी ने एक बात और भी बोली है कि संवैधानिक शासन तभी सफल होगा जब नागरिक और नेता संविधान के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे। जब नेता और नागरिक हैं वो संविधान के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे, संविधान में विश्वास करेंगे, संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में न केवल शपथ लेंगे जबकि संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में वो आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे संविधान है वो एक प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा और एक वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। उसके अलावा जो फ्रांस की क्रांति से हम पढ़ते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो मूल्य है, अपने इसको ट्रिनिटी बोलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के का त्रिकोण बोलते हैं। तो ये जो मूल्य है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है वाला, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के स्पेशल देन है। तो मैं कह सकता हूँ भारत का जो संविधान है, प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशित तत्व है। मौलिक अधिकार को हम जो भाग 3 है इसको हम बोलते हैं कि ये भारत में राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है। वहीं भाग 4 जो नीति निर्देशित तत्व वाला, उनको हम सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। उसके अलावा हम थोड़े से आगे चलते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो नागरिकों को कर्तव्य, नंबर 1 सरकार को क्या नहीं करना है, नंबर 2 सरकार को क्या करना है, और नंबर 3 नागरिकों को क्या करना है। तो ये एक पूरा त्रिकोण है जो एक संविधान को एक मजबूती देता है, ये आधार स्तंभ के रूप में काम करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच में संघात्मक व्यवस्था को लागू करके हमने शक्तियों के बीच में होने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचाया है, और इन सब काम पे निगरानी रखने के लिए हमने एक स्वतंत्र और मार्गदर्शन के रूप में हमने एक स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया है। और उन सब के बीच में हमने एक सशक्त केंद्र को भी अपनाया है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भारत को एक रखने में कामयाब हो सके। और सबसे सोने पे सुहागा हमने ये कर दिया है कि 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने राजस्थान के जो वगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो ये दुनिया का एक बहुत ही प्यारा संविधान बन गया है, जहाँ पर 3 स्तरीय सरकारें हैं। ग्राम स्तर पे जो स्थानीय लोगों की सरकारें हो गई है, उसके अलावा राज्य सरकारें हो गई है, और ये केंद्र स्तर पे एक सरकार हो गई है। तो एक बहुत प्यारा संविधान है। उसके अलावा ही सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर काम करने का प्रतीक भी है, क्योंकि आपको पता है 75 साल भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, भारत के समाज का जो विविधतापूर्ण स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक संविधान
जो इतना विस्तृत संविधान है और वो 75 साल से काम कर रहा है, 75 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहा है और समाज को और राष्ट्र को मजबूत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में कुछ तो बात होगी। वरना आपने देखा होगा, रूस ने संविधान बनाया तो रूस तो जो परिसंघ बनाया था रूस का 1991 में बिखर गया था। जो 22 में 23 में परिसंघ बना था वो 91 में बिखर गया था। उसके अलावा हम और भी संविधानों की, जैसे फ्रांस का संविधान 4-5 बार बनाया गया था। उसके अलावा और भी संविधानों की बात करते हैं, जर्मनी ने काफ़ी बार संविधान बनाया, अफ्रीका ने भी काफ़ी बार बनाया है, नेपाल में भी, अपने पड़ोसी देशों में देख लो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका की क्या हालत हो रही है। तो कहीं न कहीं संविधान पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधता है। तो मैं सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इस संविधान दिवस पे एक शपथ लेनी चाहिए कि कुछ नहीं, और वैज्ञानिक दृष्टि जीवन में रखनी ज़रूरी है और संविधान का अध्ययन करना ही चाहिए अपने को। हम कहीं भी हों, किसी भी परिस्थितियों में हों, कोई किसी भी पेशे से हों, क्योंकि वो अपने जीवन जीने की एक शैली है। संविधान है वो अपने जीवन जीने की एक शैली है, क्योंकि लोकतंत्र कोई एक वो नहीं है कि वोट डाल दिए है इससे काम नहीं, ये अपने लाइफ ऑफ वे है, जीवन जीने का तरीका है, एक मार्ग है, कैसे काम कर सकते हैं। तो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति तो अपने को पता होना ही चाहिए, क्योंकि और हाँ, कई बार ये आजकल ये ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अधिकार ही पता होना चाहिए। अधिकार नहीं, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य जरूरी है। तो अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को भाई, और एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते तो पूरा संविधान ही पढ़ना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे जितनी बार मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि जितनी भी बार भारत के संविधान को पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं निकलती है। तो बहुत ही, जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार आपके दिमाग के कपाट खुलते जाएंगे, आपकी इनवर्ड आइज है, जो भीतरी आंखें हैं, वो खुलती जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद एक सामान्य व्यक्ति के लिए 3 चीज़ें हैं। उनको मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको अपने अधिकारों की जानकारी देते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, आपको सशक्त, आपको आवाज़ उठाना सिखाते हैं। दूसरी बात, सरकार के काम क्या है, सरकार के कर्तव्य क्या हैं, ये भाग 4 मूल जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को अपने खुद के कर्तव्य भी पता होना चाहिए कि भाई मैं संविधान, इस देश के संविधान से या सरकार से मैं मांग करता हूँ अधिकारों की, मैं सरकार से लोक कल्याण की मांग करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ सरकार, राष्ट्र और देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को देखोगे, सुनोगे तो आपको एक अलग विचार शक्ति मिलेगी। हालांकि मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ज़रूर आप इसको सुनना और आपको अच्छा लगेगा। नो डाउट आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। भारत के संविधान के प्रति आपकी जो आस्था है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी साथियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप अध्ययन और अध्यापन कार्य को बहुत रुचि से कर रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।